Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. रिपोर्ट जो कि 26-31 तक है, वॉल्यूम 2, अनुबंध जो कि 16वें वित्त आयोग का है। नंबर 3, Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made. महोदय, 12 वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार संभाला, तब से भारत की आर्थिक व्यवस्था का मार्ग स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और कम मुद्रास्फीति से चिन्हित रहा है। यहाँ तक कि घोर अनिश्चितताओं और व्यवधानों के समय भी हमारे द्वारा चुने गए सुविचारित विकल्पों के बलस्वरूप ऐसा संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से निरंतर संशय के स्थान पर कार्यवाही और वाक्पटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता दी है। हमने लोक निवेश पर अधिक जोर देते हुए दूरगामी ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययता और मौद्रिक स्थिरता के मार्ग का अनुसरण किया है। आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। इसके साथ साथ हमने रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की सहायता हेतु सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि भारत के प्रत्येक कार्य का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सके। इन उपायों से लगभग 7% का उच्च विकास दर हासिल हुआ है और इससे हमें गरीबी को कम करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में ठोस कदम उठाने में सहायता मिली है। आज हम एक ऐसी बाहरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है तथा संसाधनों तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। नई प्रौद्योगिकियां जल, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की मांगों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालियों को बदल रही है। भारत समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों से नजदीकी से एकीकृत होना होगा और अधिक से अधिक निर्यात करना होगा तथा दीर्घकालिक निवेश को भी आकर्षित करना होगा। भाग 1, जब मैं बजट का भाग का आरंभ कर रही हूं, मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु, युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य निष्पादन में परिवर्तित करें। विकसित भारत युवा नेता
वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए, जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे एक युवा शक्ति संचालित बजट बन गया है। हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह बजट पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि के विकास में मजबूत सहयोगी बन सकें। हमारा तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। इस त्रिआयामी दृष्टिकोण के लिए एक सहायक परिवेश की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता ढांचागत सुधारों की गति को निरंतर, अनुकूलन और प्रगतिशील बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र, बजट जुटाने, दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन तथा जोखिमों के प्रबंधन का आधार है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सहित अति उन्नत प्रौद्योगिकियां सुशासन में सहायक बन सकती हैं। सुधार एक्सप्रेस। हमारी सरकार ने रोजगार के सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने तथा विकास में तेजी लाने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के पश्चात 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया है। इसमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं का अनुसूचित करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्ति संगत बनाना शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं तथा इसके साथ साथ केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियमन हटाने तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है। सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पड़ा है और यह हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी गति बनाए रखेगा। अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ। पहले कर्तव्य के तहत आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के लिए हमारे पहले कर्तव्य के अंतर्गत मैं 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव करती हूँ। पहला, 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। 2, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। 3, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना। 4, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। 5, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना। 6, शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में निर्माण को तेज करना। बायोफार्मा शक्ति मतलब ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति। भारत का रोग बोझ गैर संक्रामक बीमारियों जैसे कि मधुमेह, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक और जैव समृद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय बायो
फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों जिसे NIPER और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल किया जाएगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। इससे आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय IP डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम उद्योग को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारित का भी करेंगे। अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य में दोगुनी निवेश हुआ है। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हम परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं। नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं। घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात निर्भरता कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक चुनौती मार्ग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे। मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य सभी देश क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। इस क्षमता के निर्माण हेतु मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करती हूँ। CPSE द्वारा डिजिटल रूप में समर्पित ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर हाईटेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय रूप से बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। 2, उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण CIEE के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने हेतु निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण समृद्धि के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी। ये बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग निर्माण संबंधी उपकरण हो सकते हैं। मैं 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु एक कंटेनर निर्माण योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ। श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए मैं 5 उपभागों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूँ। 1, रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना। मशीनरी प्रौद्योगिकी अन्यून और सामान्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। 3, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल।
उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0। इसके अलावा मैं प्रस्ताव करती हूं कि चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वे तकनीकी टेक्सटाइल के मूल्यवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे वैश्विक बाजार समृद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना मौजूद है। मैं उपकरण डिजाइन एवं सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूं। विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प। मैं अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने के लिए 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। चैंपियंस एसएमई का सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता। एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए मैं चैंपियंस के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रिआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हूँ। इक्विटी सहायता। मैं भविष्य के चैंपियंस तैयार करने के लिए चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित 10,000 करोड़ की एमएसएमई विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं सूक्ष्म उद्योगों की सहायता को जारी रखने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाने के लिए 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ के टॉप अप का भी प्रस्ताव करती हूं। इससे छोटे उद्योगों को सहायता मिलेगी। नकदी सहायता। ट्रेड्स के साथ एमएसएमई को 7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ देने के लिए मैं 4 उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। 1, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए ट्रेडर्स को लेन देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का निर्देश करना, जिससे यह अन्य कॉरपोरेट के लिए एक मानक बन सके। 2, ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट हेतु CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता तंत्र शुरू करना। 3, सस्ते और त्वरित वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए MSME में सरकारी खरीद के बारे में वित्त प्रदाताओं के साथ सूचना साझा करने हेतु जेम को ट्रेडर्स को जोड़ना। 4, ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ती समर्पित प्रतिभूतियों के रूप में शुरू करना, जो एक द्वितीयक बाजार के रूप में सहायता करेगा और नकदी एवं लेन देन के निपटान को बढ़ाएगा। पेशेवर सहायता। सरकार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्रों का एक संवर्ग तैयार करने के लिए अल्पावधि मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक टूल्स की डिजाइन करने हेतु ICAI, ICSSI, ICMAI जैसे पेशेवर संस्थानों को सुविधा प्रदान करेगा। यह प्रमाणित अर्ध पेशेवर MSME को किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे। पिछले दशक में हमारे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं जन अवसंरचना के लिए, नए वित्तीय जिसमें बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम NIIF
हम सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के विकास पर जोर देना जारी रखेंगे, जिन्हें विकास केंद्र बनाने के लिए विस्तारित किया गया है। सरकारी कैपेक्स वर्ष 2014-15 में 2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। और संरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। पिछले वर्षों के दौरान REITs परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बनकर उभरे हैं। मैं समर्पित REITs की स्थापना के माध्यम से CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइकलिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना, तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग NWU शुरू करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त करने के लिए जल मार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना। अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू की जाएगी। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण CCUS दिसंबर 2025 में शुरू किए गए रोड मैप के अनुसार बड़े पैमाने पर CCUS प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में अधिक तैयारी का स्तर प्राप्त करेगा। अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। शहरी आर्थिक शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। अब हम शहरी आर्थिक क्षेत्र। शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। हम अब टियर 2 और 3 शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस बजट का लक्ष्य उनके विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। सुधार सह परिणाम आधारित वित्त पोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात
पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिल्लीगुड़ी विकसित करेंगे। वित्तीय क्षेत्र, मजबूत तुलन पत्र, लाभप्रदता में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गांवों में कवरेज आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय हम इस क्षेत्र के सुधार प्रेरित विकास पथ को जारी रखने के लिए जरूरी उपायों के भविष्यवादी रूप से मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। मैं वित्तीय स्थायित्व, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित करते हुए भारत के अगले चरण की विकास जरूरतों के अनुरूप इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए मैं विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऋण संवितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के लिए एनबीएफसी हेतु विजन तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जाता है। मैं भारत की विकासोन्मुखी आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन गृह ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार, मैं एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना पेश करने का प्रस्ताव करती हूँ जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए पर्याप्त अवसर हों। मैं कॉर्पोरेट बॉन्डों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। म्युनिसिपल बॉन्ड, बड़े शहरों द्वारा आर्थिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए मैं 1000 करोड़ से अधिक का एकल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती हूँ। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है, यह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लिए जारी रहेगी। व्यापार करने की सुगमता, भारत के बाहर निवासी व्यक्तिगत व्यक्ति PROI को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लिखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत PROI के लिए समग्र निवेश को वर्तमान के 10% से 24% करने के साथ किसी व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है। AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियां 21वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सभी लोगों के हित के लिए है। खेतों में किसानों, स्टेम में महिलाओं, कौशल वृद्धि के लिए इच्छुक युवाओं और दिव्यांग जनों के लाभ हेतु नए अवसर। सरकार ने AI मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण है। हमारी सरकार के 1 दशक से सतत और सुधार उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से
ऊपर उठ गए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों से युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय लिया है। मैं विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। यह हमें वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाएगा। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यातों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरी और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके लिए उपायों का प्रस्ताव करेंगे। विकसित भारत के लिए पेशेवरों को तैयार करना। हमारे युवाओं के लिए कुशल कैरियर मार्ग की एक नई श्रृंखला तैयार करने के लिए मैं निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल करने का प्रस्ताव करती हैं। संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए HMC संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑटो अप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे। वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। देखभाल सेवा और स्वास्थ्य, योग, मेडिकल और सहायता उपकरणों का प्रचालन जैसे संबद्ध कौशलों का संयोजन करके बहुकौशल देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक NSU कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। आने वाले वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। चिकित्सा मूल्यवर्धन केंद्र। भारत को चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र सेवा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इसमें नैदानिक बाद के देखभाल और पुनर्वास के लिए आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र होंगे। ये केंद्र डॉक्टरों और AHP सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विविध कार्य अवसर प्रदान करेंगे। प्राचीन चिकित्सा पद्धति। विश्व के विभिन्न भागों में पहले से सम्मान प्राप्त प्राचीन भारतीय योग को व्यापक वैश्विक पहचान तब मिली जब माननीय प्रधानमंत्री इसे UN में लेकर गए। कोविड के पश्चात आयुर्वेद को भी सम्मान, वैश्विक स्वीकार्यता और पहचान मिली है। गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पादों के निर्माण से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और इनके उत्पादों का प्रशंसन करने वाले युवाओं को मदद मिलती है। बढ़ रही वैश्विक मांगों को कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। मैं 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, 2 प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने और अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने, 3 पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव करती हूँ। पशुपालन। पशुधन कृषि आय के लगभग 16% का योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल है। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या को
20,000 से अधिक करके उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मैं निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना के लिए एक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय और विदेशी संस्थाओं के बीच सहयोग को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा। ऑरेंज अर्थव्यवस्था, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एबीजीसी क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है जिसमें वर्ष 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होगी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय डिजाइन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है, फिर भी भारतीय डिजाइनरों की कमी है। मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए चुनौती मार्ग के माध्यम से एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। शिक्षा, हमारी सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। इन योजनाबद्ध शैक्षणिक जोन में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे। उच्चतर शिक्षा स्टेम संस्थानों में अध्ययन तथा प्रयोगशाला कार्य हेतु लगने वाला अधिक समय छात्राओं के लिए कुछ चुनौतियां पेश करती हैं। वीजीएफ पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। गहन अनुभव के माध्यम से खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप अवस्थापना सुविधाओं, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और द कॉस्मस 2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में व्यापक भूमिका निभाने की क्षमता है। मैं मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। यह शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा। मैं भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से मानकीकृत हाइब्रिड मोड में 12 सप्ताह के उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन हेतु प्रायोगिक योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाली सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। यह पहल स्थानीय अनुसंधानकर्ताओं, इतिहासकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए रोजगार के नए परिवेश का सृजन करेगा। भारत के पास विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए क्षमता तथा संभावनाएं हैं। हम निम्नलिखित के लिए सतत परिवेश तंत्र विकसित करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, साथ में पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोदी गई मलाई में माउंटेन ट्रेल,
ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रय स्थलों के पास टर्टल ट्रेल्स और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वाचिंग ट्रेल्स। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने वर्ष 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की थी। इस वर्ष भारत प्रथम ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 95 सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुख और मंत्री संरक्षण की सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। विरासत और संस्कृति पर्यटन। मैं लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि, चन्नालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। उत्खनित स्थलों को विशेष वॉकवे के माध्यम से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्यान केंद्रों और गाइडों की सहायता के लिए तल्लीन करने वाली कथानी रूपन कौशल और प्रौद्योगिकी की शुरुआत की जाएगी। खेलकूद। खेलकूद क्षेत्र कई प्रकार के रोजगार, कौशल और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से चल रहे खेलकूद से जुड़ी प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यह मिशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित आधारभूत, माध्यमिक और एलिट स्तरों पर एकीकृत प्रतिभा विकास पाथवे। ख, कोच और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित तरीके से विकास। ग, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण। घ, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा और लीग का आयोजन। और अंग, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास। हमारा तीसरा कर्तव्य विकसित भारत के लिए सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप है। इसके लिए निम्नलिखित के लिए लक्षित प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं। छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना। ख, आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण और उच्च गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। ग, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमजोर समूहों का सशक्तिकरण। घ, विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। मत्स्य पालन। हम निम्नलिखित पहलों की शुरुआत करेंगे। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के लिए एकीकृत विकास। दूसरा है तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना और स्टार्टअप एवं मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठनों सहित महिला प्रेरित समूहों को बाजार से जोड़ना। पशुपालन। ग्रामीण और शहर के आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापरक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए हम उद्यमिता विकास में पशुपालन क्षेत्र को निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्रदान करेंगे। क, ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम। ख, पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण। ग, पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए एकीकृत संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन। और मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ। पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण। पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए एकीकृत संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन। और घ, पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना। उच्च मूल्य वाली कृषि। कृषि उत्पाद में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हम अपने तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरिदार फलों को भी सहायता प्रदान करेंगे।
भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। 10 मिलियन किसानों सहित लगभग 30 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैं नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखती हूं, ताकि विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिसमें नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पुराने और गैर उत्पादक नारियल के पेड़ों के स्थान पर नए सैपलिंग, पौधे, किस्में लगाना शामिल है। भारत को कच्चे काजू और कोको उत्पादन तथा प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता है। चंदन की लकड़ी भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। भारतीय चंदन लकड़ी के परितंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करने हेतु इसके विशेष रूप से उत्पादन और कटाई उपरांत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। पुराने कम उपज वाले फलों उद्यानों के संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और खुमानी के अधिक पैदावार को बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को शामिल करके मूल्य वर्धन करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। भारत विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आगामी एकीकृत प्रणाली। मैं भारत विस्तार का प्रस्ताव करती हूं, जो एक बहुभाषीय एआई टूल है और जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए ICAR पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्शी सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा। ग्रामीण महिला प्रेरित उद्यमों के लिए शी मार्ट लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से आगे बढ़ते हुए मैं महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से उद्यमों का स्वामी बनाने के लिए अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं। संवर्धित और नवाचार वित्त पोषित लिखतों के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व सहायता उद्यम शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कौशल योजना, IT, ABGC क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्य उन्मुखी तथा प्रक्रिया आधारित भूमिका प्रदान करते हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त है। हम प्रत्येक दिव्यांग समूहों के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांग सहारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं पहला सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा AI एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO को सहायता उपलब्ध कराने, दूसरा PM दिव्यासा केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करती हूं, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे।
आपातकालीन स्थिति में परिवारों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों को अप्रत्याशित व्यय का सामना करना पड़ता है। हम 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना करके इन क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान। पूर्वोदय में दुर्गापुर में बेहतर संपर्क लोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई बसों के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल। पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा और महायान वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है। मैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी। 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शुरुआत के साथ आप उसकी अनुमति देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। राजकोषीय समीकरण। सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए बजट 2025-26 में मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50 में, जिसमें ±1% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके अनुरूप ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण से जीडीपी अनुपात धीरे धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा। ऋण लक्ष्य के लिए एक मुख्य प्रचालनात्मक लिखित राजकोषीय घाटा है। मैं इस गरिमामय सदन को हर्ष के साथ यह सूचित करती हूं कि मैंने 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में की गई अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है। संशोधित अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता पथ के अनुरूप बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2025-26 गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है।
बजट अनुमान 2026-27। वर्ष 2026-27 की आते हुए गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्त पोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ है। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। भाग ख, प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्र को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करते हुए 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत टीसीएस दर को 5% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1% अथवा 2% मात्र होगी। मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थल पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा। अलग अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरी निवेशक से प्रपत्र 15(6) अथवा प्रपत्र 15(ज) स्वीकार करें तथा इसे सीधे विभिन्न संगत कंपनियों को उपलब्ध करा दें। मैं एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग अलग समय सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूं। ITR 1 और ITR 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना जारी रहेगा और गैर लेखा परीक्षा व्यापार मामलों या न्यासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है। छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आयकर के नीचे अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ।
ये योजना करदाताओं की 2 श्रेणियों पर लागू होगा। नामतः क जिन्होंने अपनी विदेशी आय पर या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की, और दूसरा जिन्होंने अपनी विदेशी आय प्रकट की है और या देय कर का भुगतान किया है किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं। श्रेणी क के लिए अप्रकट आय परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30% या अप्रकट आय का 30% और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आयकर के रूप में 30% का भुगतान करना होगा। इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी। श्रेणी ख के लिए परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। इसमें 1 लाख रुपए के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी। दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना। कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सक्षम अपील की अवधि के लिए दंड राशि के संबंध में करदाता का कोई ब्याज देयता नहीं होगी। इससे अतिरिक्त पूर्व भुगतान की मात्रा 20% से कम करके 10% की जा रही है और इसकी गणना केवल मुख्य कर मांग पर होती रहेगी। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में मैं करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त 10% कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। कर निर्धारण अधिकारी उसके बाद अपनी कार्यवाहियों में से इस अद्यतन विवरणी का उपयोग करेंगे। कर की सूचना देने वाले मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। मैं उन्मुक्ति के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के संबंध में लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि ऐसे मामलों में करदाता के देकर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में राशि के 100% का भुगतान करना अपेक्षित होगा। खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफलता, अंतरण मूल्य निर्धारण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वित्तीय लेन देनों के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी कतिपय तकनीकी चूकों के लिए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानी पूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की अपराध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त छोटे अपराधों के लिए केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। शेष अभियोजनों को अपराध की प्रमात्रा के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इनका परिणाम अधिकतम कारावास को कम करके 2 वर्ष करते हुए केवल साधारण कारावास होगा, जिसमें न्यायालयों को उन्हें जुर्माना में परिवर्तित करने की शक्तियां होगी। कोई दंड नहीं होगा। वर्तमान में 20 लाख रुपए से कम के सकल मूल्य वाली अचल विदेशी परिसंपत्तियों का गैर प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है। मैं 1/10/2024 से भूतलक्षी प्रभाव से उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं किसी अधिसूचना राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31/1/2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर
प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों से आगे वितरित किया जाए। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता। भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। ये व्यवसाय क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन सभी सेवाओं को उन पर लागू 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक सकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने के लिए सीमा को 300 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जिससे आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है। मैं अग्रिम मूल्य निर्धारण करार एपीए करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं हेतु एक पक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एपीए में शामिल होने वाली कंपनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबंध संस्थाओं को भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना। डाटा केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को समक्ष बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए मैं किसी ऐसे विदेशी निवेश के लिए वर्ष 2047 तक एक रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो भारत में डाटा केंद्र और सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। तथापि इससे भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यदि डाटा सेंटर प्रदान करने वाली कंपनियां एक संबंधित कंपनी है तो मैं उसे लागत कर पर 15% का सेफ हार्बर प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट इन टाइम कार्य कुशलता का उपयोग बढ़ाने के लिए मैं बीजक मूल्य के 2% के लाभांतरण पर किसी ब्रांडेड वेयरहाउस और कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए अनिवासियों को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। लगभग 0.7% का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा। भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैं ऐसे किसी अनिवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट प्रदान देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है। वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मैं अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय के लिए छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उन सभी अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक एमएटी से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं। कर प्रशासन पे मैं भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लिए अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। कर वर्ष 2027-28 को आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों के वैश्विक अग्रणी बनने के विजन को साकार करने के लिए मैं सेफ हार्बर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ।
अन्य कर प्रस्ताव। बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक का पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि कर विमोचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रवर्तक अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। इससे कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% होगा। गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए ये कर 30% होगा। विशिष्ट वस्तुओं नामतः अल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% ही किया जाएगा। तेंदुपत्तों पर दरों को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। मैं वायदा सौदों पर एसटीटी को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी को मौजूदा क्रम से 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। हमने वर्ष 2019 में कॉरपोरेट के लिए कराधान परिदृश्य में सुधार किया था, जिसमें कम कर दरों के साथ उनको सरलीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ताकि वे कटौतियों और छूट का दावा करने की बजाय कारोबार पर समुचित ध्यान केंद्रित कर सकें। कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कंपनियों को आगे लाई जाई गई मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति केवल नई व्यवस्था में दिए जाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में उपलब्ध मैट क्रेडिट का उपयोग करके समायोजन कर देयताओं को 1/4 की सीमा तक की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को कम करके 14% किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक संचित करदाताओं को आगे लाई गई मैट क्रेडिट उपरोक्त अनुसार उनको समायोजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब आती हूँ अप्रत्यक्ष करों पे। अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आती हूँ। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का लक्ष्य प्रशुल्क संरचना और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को सहायता देना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना और शुल्क को प्रतिलोम को ठीक करना है। लंबे समय से चले आ रहे सीमा शुल्क छूटों को समाप्त करने को जारी रखते हुए मैं भारत में विनिर्मित हो रहे मदों अथवा जहां आयात नगण्य वहां पर कतिपय छूटों को हटाना चाहती हूं। इसी प्रकार किसी विशेष मद पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करने की प्रक्रिया और सरल बनाने के लिए मैं प्रशुल्क अनुसूची में ही विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में कतिपय प्रभावी दरों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। अब मैं क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावों की चर्चा करूंगी। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादों का निर्यात संवर्धन। मैं निर्यात हेतु समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग में आने वाले विशिष्ट नवनीतियों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को वर्तमान 1% से बढ़ाकर पिछले वर्ष की निर्यात कारोबार की FOB मूल्य का 3% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं विनिर्दिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो वर्तमान में चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर के निर्माण के लिए उपलब्ध हैं। मैं चर्म या वस्त्र परिधानों, चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर तथा अन्य चर्म उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात हेतु समयावधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर
1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा। मैं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम आयन सेल निर्माण का उपयोग करने वालों के साथ साथ बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल विनिर्माण के लिए उपयुक्त पूंजीगत वस्तुओं को दिए जाने वाले मूल सीमा शुल्क छूट को जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं सोलर ग्लास के विनिर्माण हेतु सोडियम एंटीमोनेट आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करते हूँ। नाभिकीय ऊर्जा। मैं नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात पर वर्तमान मूल्य सीमा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ाने और उनकी क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी नाभिकीय संयंत्रों पर लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। महत्वपूर्ण खनिज। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। बायोगैस मिश्रित सीएनजी। मैं बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना करते हुए बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव करती हूँ। सिविल और रक्षा विमानन। मैं सिविलियन प्रशिक्षण और अन्य एयरक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। रक्षा क्षेत्र में इकाइयों द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत अथवा ओवरऑल जरूरतों को प्रयोग किए जाने वाले विमानों के पुर्जों को विनिर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क के छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं माइक्रोवेव ओवन और विनिर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट पुर्जों का मूल सीमा शुल्क से छूट का प्रस्ताव करती हूँ। विशेष आर्थिक क्षेत्र। विश्व व्यापार विघटन के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमताओं के उपयोग के बारे में उभरती चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं विशेष एक बारगी उपाय के रूप में सेज में पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को बिक्री की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसे इस तरीके से अपनाया जाएगा कि उनका मुख्य जोर निर्यात पर रहे। डीटीए में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचलात्मक बनाने के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किए जाएंगे। जीवन जीने की सुगमता। निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं हेतु सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए मैं निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20% से कम करते हुए 10% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट देने के लिए परियोजना 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ने का प्रस्ताव करते हूँ। सीमा शुल्क प्रक्रिया। विकसित भारत और हमारी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्से में व्यापक वृद्धि होने वाली है। मैं इस संबंध में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए कई उपयोगों का प्रस्ताव करती हूँ ताकि वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन तथा व्यापार में अधिक निश्चितता के लिए कम से कम हस्तक्षेप हो। विश्वास आधारित प्रणालियां। मैं टीयर 2 और टीयर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों, जिन्हें एईओ कहा जाता है, के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़कर 30 दिन का करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं पात्र विनिर्माताओं, आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे उन्हें नियत समय पर पूर्ण टीयर 3 एईओ के रूप में अपना प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
अधिक निश्चितता और बेहतर व्यवसाय आयोजना उपलब्ध कराने हेतु मैं सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार के समग्र दृष्टिकोण की मूल भावना के अनुरूप सरकारी एजेंसियों को उनके कार्गो के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु एयू प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबे समय में विश्वास प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी ताकि प्रत्येक बार उन्हें उनके कार्गो के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गो का फैक्ट्री परिसर से पोर्ट तक का पूरा समाशोधन उपलब्ध कराया जाएगा। उन वस्तुओं के आयात जिनके लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा शुल्क को उनके समाशोधन की औपचारिकताओं पूरी करने के लिए स्वतः सूचना मिल जाएगी। इससे वस्तुओं के आगमन के तत्काल बाद निर्मुक्त किए जाने को सक्षम बनाया जा सकेगा। सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। ये सुधार अधिकारी पर निर्भर अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली को हटाएंगे और इससे लेन देन विलंबों और अनुपालन लागतों में कमी आएगी। व्यापार करने की सुगमता। विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदनों की प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और वन्य जीव उत्पादों जो निषिद्ध कार्गो का 70% होता है के समाशोधन में शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा शुल्क द्वारा शुल्क के भुगतान के अध्ययन समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली CIS 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। गैर सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु AI प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। नए निर्यात अवसर। हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र के बाहर समुद्री संसाधनों के आर्थिक मूल्य का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए भारतीय मछुआरों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। क, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मछली पकड़ने, पारगमन और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके अलावा ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा। जीवन जीने की सुगमता। यात्रियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी को शासित करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव करती हूँ। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी और अंदर लाई गई आधा अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी। ऐसे ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं।
किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 3, माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the... आपकी अनुमति से सदन के पटल पर मैं अनुच्छेद 3, जो कि एक FRBM विधेयक से संबंधित है, जिसमें मध्य अवधि आपकी अनुमति से जो वित्त विधेयक 2025-26 है उसके आपके सामने रखती हूँ। प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया है। देश भर की निगाहें आज उस क्षण पर टिकी हुई थी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही थी, यानी कि देश के लिए बजट पेश कर रही थी। कुल मिलाकर ये बजट कितना बड़ा है, ये